की इस डीप डाइव में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि इन जाइगेंटिक इंस्टॉलेशंस को आग के खतरे से परमानेंटली कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है और ग्राउंड जीरो पर एक्चुअल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं। हमारा आज का रूट मैप और प्लान वॉक थ्रू 6 क्लियर पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, प्रोटेक्शन फिलॉसफी एंड डिजाइन। सेकंड, वाटर स्प्रे फॉर स्टोरेज। थर्ड, फोम सिस्टम्स फॉर टैंक्स। फोर्थ, प्रोसेस यूनिट वाटर सिस्टम्स। फिफ्थ, क्लीन एजेंट एंड डीसीपी। और आखिर में सिक्स्थ, कोल एंड क्रायोजेनिक हैजर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 पर आते हैं, जो है प्रोटेक्शन फिलॉसफी एंड डिजाइन। एक मैसिव हाइड्रोकार्बन प्लांट कोई आम फैक्ट्री नहीं है। यहाँ का बेसिक फाउंडेशनल रूल एकदम सिंपल और ब्रूटल है। अगर इस जाइगेंटिक प्लांट के किसी एक छोटे से सेक्शन में आग लगती है तो आप ये नहीं सोच सकते कि बस वही यूनिट जलकर खत्म होगा। यहाँ एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है जिससे पूरा का पूरा फैसिलिटी तुरंत इमीडिएट रिस्क में आ जाता है। इसलिए हमारी फायर प्रोटेक्शन फिलॉसफी पूरी तरह से 2 कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, कंट्रोल और लॉस प्रिवेंशन। इसका अल्टीमेट गोल है ह्यूमन लाइफ, एनवायरनमेंट और एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी को एस्केलेट होने वाले हैजर्ड से बचाना। इसे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए प्लांट के एक डीप सेक्शन में एक प्रेशराइज्ड पंप की मैकेनिकल सील फेल हो जाती है, फ्रिक्शन होता है और वहां एक छोटी सी आग लग जाती है। अगर हमारा इंजीनियर्ड सिस्टम विद इन सेकेंड्स उस पर एक्ट ना करे तो क्या होगा? वो छोटी आग आसपास के प्रेशराइज्ड टैंक्स और पाइपलाइंस को हीट अप करना शुरू कर देगी। रेडिएंट हीट से उनके अंदर का इंटरनल प्रेशर रैपिडली बढ़ेगा, लिक्विड बॉयल होने लगेगा और देखते ही देखते एक मैसिव अनकंट्रोलेबल एक्सप्लोजन हो सकता है, जिसे हम BLVE कहते हैं। इसलिए आग लगने के बाद उसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकली कंट्रोल करना सबसे बड़ा प्राइमरी गोल होता है। रैपिड एक्शन ही उस कैटास्ट्रोफिक चेन रिएक्शन को ब्रेक करता है और पूरे एरिया को मैसिव लॉस से प्रिवेंट करता है। अब सवाल यह है कि ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम डिजाइन कैसे होता है। किसी भी प्लांट का फायर प्रोटेक्शन ब्लाइंडली या रैंडमली डिजाइन नहीं होता। प्लांट का ओवरऑल फिजिकल साइज, उसके अंदर चल रही एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस, रॉ मटेरियल की स्टोरेज साइज और वहां का टेरेन, ये सारे एलिमेंट्स हमारी बेसिक इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स तय करते हैं। पर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट का लेआउट। एक इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन का फिजिकल लेआउट स्ट्रिक्टली OISD-STD-118 के अनुसार ही बना होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? जरा इमेजिन करिए, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। ऐसे पैनिक के माहौल में एक्सटर्नल फायर फाइटिंग टीम्स और उनके मैसिव फायर टेंडर्स को अंदर आने के लिए वाइड अनअब्स्ट्रक्टेड एक्सेस रोड्स चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्लांट के अंदर काम कर रहे ऑपरेटर्स को सेफली बाहर निकलने के लिए क्लियर एस्केप रूट्स चाहिए। ये स्पेसिफिक OISD लेआउट कंप्लायंस ये इंश्योर करता है कि नेबरिंग फैसिलिटीज और प्रोसेस यूनिट्स का आपसी सेग्रीगेशन प्रॉपर हो, ताकि अगर एक सेक्शन में आग लगे तो पड़ोस की फैसिलिटी ऑटोमेटिकली सेफ डिस्टेंस पर रहे। साथ ही वहां मौजूद हर बिल्डिंग को नेशनल बिल्डिंग कोड का स्ट्रिक्ट पालन करना पड़ता है। जब एक्चुअल डिजाइन की बात आती है तो फायर प्रोटेक्शन डिजाइन क्राइटेरिया में 3 सबसे क्रूशियल और अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टेप्स होते हैं, जिन्हें इंजीनियर्स को हमेशा ध्यान में रखना होता है। पहला और सबसे ड्रास्टिक रूल, डिजाइन इंजीनियर्स हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि आग लगने के टाइम सिटी की लोकल फायर वाटर सप्लाई कंप्लीटली अनअवेलेबल है। उस टाइम पर बाहर से पानी नहीं आएगा। प्लांट को अपनी अल्टीमेट सेफ्टी के लिए कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि सिस्टम को इंटेंशनली इतना हैवी डिजाइन किया जाता है कि वो इंस्टॉलेशन में एक ही वक्त पर 2 मेजर फायर्स को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सके। या फिर तीसरा और सबसे टेरिफाइंग सिनेरियो, जिसे डिजाइन लैंग्वेज में रूफ सिंकिंग केस कहते हैं। इमेजिन करिए प्लांट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रूफ टैंक जिसमें मिलियंस ऑफ बैरल्स क्रूड ऑयल भरा है। अगर स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से उस टैंक की मैसिव स्टील रूफ फेल होकर तेल के अंदर पूरी तरह सिंक हो जाए और उस जाइगेंटिक ओपन ऑयल सर्फेस पर आग लग जाए, तो उस मैसिव सर्फेस एरिया की आग को बुझाने के लिए सबसे ज्यादा वाटर डिमांड होती है। हमारा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम स्पेशली इस एक्सट्रीम रूफ सिंकिंग केस की मैसिव पीक डिमांड को इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली फुलफिल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। प्लांट के इंटरनल लेआउट को अगर हम देखें तो रूल बिल्कुल क्लियर है। Annexure-I के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के मुताबिक टैंक फार्म्स, एक्सट्रीम हैजर्डस प्रोसेस एरियाज और यहां तक कि क्वाइट नॉन प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज सबके सब फायर वाटर नेटवर्क सिस्टम से पूरी तरह कवर्ड होने चाहिए। सोचिए, आप प्लांट के एक एंड से दूसरे एंड तक लिटरली वॉक कर रहे हैं, चाहे आप रॉ स्टोरेज जोन के अंदर खड़े हों जहां जायंट आयरन टैंक्स हैं, या आप कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग प्रोसेस कॉलम्स के बीच खड़े हों, या फिर दूर ऑफिस ब्लॉक्स और कार पार्किंग लॉट्स के पास हों। हर एक जगह पर हाईली प्रेशराइज्ड फायर हाइड्रेंट और डेडिकेटेड फायर वाटर मॉनिटर्स आपकी क्लियर रेंज में होने ही चाहिए। प्लांट का एब्सोल्युटली एवरी सिंगल इंच इस मेन प्रेशराइज्ड वाटर नेटवर्क के दायरे में आना कंपलसरी है। ऐसे सेंसिटिव प्लांट में कोई भी अनप्रोटेक्टेड ब्लाइंड स्पॉट छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क है। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, वाटर स्प्रे फॉर स्टोरेज।
अब हम डायरेक्ट उस मैसिव स्टोरेज टैंक फार्म के सेंटर में एंटर कर रहे हैं, जहां रॉ हाइड्रोकार्बन्स को जायंट टैंक्स में स्टोर किया जाता है। यहां इंजीनियरिंग बाउंड्री स्ट्रिक्टली डिफाइंड है। अगर हम लिमिट ट्रिगर की बात करें तो वो है 190 क्यूबिक मीटर्स या फिर 6 मीटर्स डायमीटर। ये लिमिट है क्लास ए पेट्रोलियम को स्टोर करने वाले अबव ग्राउंड टैंक्स की। अगर आपके किसी भी टैंक की लिक्विड कैपेसिटी 190 क्यूबिक मीटर से थोड़ी सी भी ज्यादा है या उस टैंक का आउटर डायमीटर 6 मीटर से बड़ा है, तो उस स्पेसिफिक टैंक पर ऑटोमेटिकली फिक्स्ड वाटर स्प्रे सिस्टम लगा होना मैंडेटोरी हो जाता है। एक डिटेल सिनेरियो सोचिए। एक्सट्रीम गर्मी का दिन है और एक बड़ा क्लास ए पेट्रोलियम टैंक चुपचाप खड़ा है। अचानक आसपास के किसी दूसरे नेबरिंग सेक्शन में भारी आग लगती है और उसकी भयानक रेडिएंट थर्मल हीट इस टैंक की मोटी स्टील बॉडी पर डायरेक्ट पड़ने लगती है। ऐसे पैनिक टाइम पर फायर इंजन का वेट करना इम्पॉसिबल है। ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड फिक्स्ड वाटर स्प्रे सिस्टम बिना डिले इंस्टेंटली एक्टिवेट होता है और टैंक की पूरी बॉडी को लगातार पानी से ड्रेंच करता रहता है, ताकि अंदर का हाईली वॉलेटाइल लिक्विड किसी भी हालत में अपने एटमॉस्फेरिक बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंचे। क्लास बी पेट्रोलियम स्टोरेज टैंक्स पर आते ही रिक्वायरमेंट्स थोड़ी चेंज हो जाती हैं। अगर आपके पास साइट पर फ्लोटिंग रूफ टैंक है तो उसका डायामीटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 30 मीटर्स होना चाहिए, और वही अगर वो एक फिक्स्ड रूफ टैंक डिजाइन है तो उसका डायामीटर ग्रेटर देन 20 मीटर्स होना चाहिए। एक और पॉइंट जो यहाँ बहुत क्रूशियल है, दोनों इंसुलेटेड और अनइंसुलेटेड टैंक्स को फिक्स्ड वाटर स्प्रे रिक्वायर होता है। यानी चाहे आपने टैंक को थर्मल ग्लास वूल से इंसुलेट किया हो या वो पूरी तरह नंगा स्टील हो, अगर डायमेंशन लिमिट क्रॉस होती है तो स्प्रे पाइपिंग नेटवर्क लगाना ही पड़ेगा। जब आग लगती है तो ये चौड़े मैसिव क्लोज टैंक्स एक प्रेशर कुकर की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पर लगाया गया मैसिव वाटर स्प्रे सिस्टम डायरेक्टली आग बुझाने के लिए काम नहीं आता, बल्कि एक हाईली इफेक्टिव फिजिकल कूलिंग प्रोसेस के लिए होता है। ये स्प्रे नोजल्स टैंक्स की आउटर प्लेट्स पर ठंडे पानी की एक थिन फिल्म बनाते हैं जो वेपोरेट होकर हीट अब्सॉर्ब कर लेती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 3, फोम सिस्टम्स फॉर टैंक्स। बाहर स्प्रे से टैंक की स्टील बॉडी को कूल रखना ठीक है, लेकिन सोचिए क्या होगा जब टैंक के अंदर भरे हुए लाखों लीटर्स तेल के कंप्लीटली ओपन टॉप सरफेस पर ही मैसिव आग लग जाए। ऐसी ओपन सरफेस सिचुएशन में ऑर्डिनरी पानी बिल्कुल यूजलेस हो जाता है, क्योंकि तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है और सरफेस पर लगातार जलता रहता है। ऐसे एक्सट्रीम मेजर फायर्स को सप्रेस करने के लिए हम सेमी फिक्स्ड फोम सिस्टम यूज करते हैं। इसके रिक्वायरमेंट्स टेबल को ध्यान से देखिए। फ्लोटिंग रूफ जो क्लास ए और क्लास बी होल्ड करता है, उसके लिए ये ऑल यानी हर साइज पर मैंडेटरी है। फिक्स्ड रूफ टैंक्स जो क्लास ए और क्लास बी स्टोर करते हैं, उनके लिए डायमेंशन रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 मीटर्स डायमीटर है, और अगर वो स्पेसिफिक फिक्स्ड रूफ टैंक थिक क्लास सी पेट्रोलियम हैंडल कर रहा है तो उसका डायमीटर ग्रेटर देन 40 मीटर्स होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिकली एक इतने बड़े टैंक के पास खड़े होते हैं तब आपको समझ आएगा कि इतने ऊंचे टॉप पर मैन्युअली सीढ़ी लगाकर फोम अप्लाई करना इम्पॉसिबल है। इसलिए इस जाइगेंटिक स्केल पर सेमी फिक्स सिस्टम्स पहले से ही टैंक की टॉप एजेस तक परमानेंट सेट किए जाते हैं। लेकिन फोम कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है जिसे आंख बंद करके यूज किया जा सके। एक भयानक टेक्निकल साइड इफेक्ट हो सकता है जिसे अवॉइड करना जरूरी है। इस वार्निंग कोड को पढ़िए। Caution required when applying portable foam streams to high viscosity materials heated above 93.3 degrees Celsius, यानी कि 200 degrees Fahrenheit. It can cause violent frothing and slop over. ये वार्निंग बहुत सीरियस है। जब हॉट थिक ऑयल का टेम्परेचर 93.3 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है तो उसमें फोम डालना एक चेन रिएक्शन ट्रिगर करता है। फोम में बेसिकली पानी होता है। जब ये लिक्विड फोम अचानक से सुपर हीटेड उबलते हुए तेल को टच करता है तो पानी एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में स्टीम बन जाता है। थर्मोडायनामिक्स के अनुसार पानी स्टीम बन के इंस्टेंटली एक्सपैंड होता है, और इस एक्सट्रीम वायलेंट गैस एक्सपेंशन की वजह से उबलता हुआ आग का तेल टैंक से लिटरली एक ज्वालामुखी की तरह बाहर उफन जाता है। इस रिएक्शन को ही हम स्लॉप ओवर कहते हैं, जो आग को और ज़्यादा फैलाने का खतरा पैदा करता है। इस सिवियर स्लॉप ओवर हैजर्ड और ह्यूमन डिले को मिटिगेट करने के लिए मॉडर्न इंजीनियरिंग एक ऑटोमेटिक सोल्यूशन लाती है, ऑटोमेटिक एक्चुएटेड रिम सील फोम प्रोटेक्शन सिस्टम। इसकी एक्टिवेशन सीक्वेंस 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, हीट डिटेक्टेड बाय लीनियर सिस्टम, जैसे कि एक हॉलो मेटालिक ट्यूब। जैसे ही जायंट टैंक के नैरो रिम सील के आसपास पहली आग की लपटें उठती हैं, एक प्रिसीजन लीनियर सिस्टम उस हीट को इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेता है। स्टेप 2, सिग्नल ट्रांसमिटेड टू द पैनल। डिटेक्शन ट्रिगर होते ही बिना किसी ह्यूमन डिले के एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायरेक्टली सेंट्रल मेन कंट्रोल पैनल को ट्रांसमिट हो जाता है। स्टेप 3, फोम बेस्ड एक्सटिंग्विशिंग मीडिया डिस्चार्ज्ड। सेंट्रल पैनल इंस्टेंटली प्रोग्राम्ड एक्शन लेता है और फोम मीडिया को ठीक एग्जैक्ट फायर लोकेशन पर फोर्सफुली डिस्चार्ज कर देता है। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आग के बड़े आकार लेने से पहले ही फोम उसे स्मदर कर देता है। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम 2 मेन पार्ट्स पे काम करता है, डिटेक्शन और मीडिया।
डिटेक्शन के लिए हम हॉलो मेटालिक ट्यूब या टू वायर्ड इक्विवेलेंट यूज करते हैं। ये हॉलो मेटालिक ट्यूब्स प्रेशराइज्ड एयर से परमानेंटली भरी होती हैं और सील की बाउंड्री पर क्लोजली चिपकी रहती हैं। जैसे ही लैप्टन्स की हीट बढ़ती है, ये ट्यूब लोकली मेल्ट हो जाती है या फट जाती है। ट्यूब के फटने से अंदर का प्रेशर अचानक ड्रॉप होता है और यही प्रेशर ड्रॉप अलार्म ट्रिगर करता है। दूसरी तरफ है एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। यहाँ फोम बेस्ड डिस्चार्ज डिवाइसेस टू स्मदर फ्लेम्स। जैसे ही पैनल से कमांड आती है, ये डिवाइसेस यूनिफॉर्मली और फोर्सफुली हेवी फोम डायरेक्टली रिम गैप में डिस्चार्ज करती हैं। ये फोम आग और ऑक्सीजन के बीच एक सॉलिड दीवार बना देता है और आग को स्मदर करके परमानेंटली बुझा देता है। अब आप सोचेंगे कि क्या इन सिस्टम्स में हम लोकल मार्केट का कोई भी कंपोनेंट यूज कर सकते हैं? आंसर है नहीं। इस इंटायर सिस्टम के सारे मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स मस्ट बी लिस्टेड और अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज लाइक BIS, UL एंड FM। चाहे वो डिटेक्शन वाली सेंसिटिव ट्यूब्स हों या फोम डिस्चार्ज डिवाइसेस, उन सभी पार्ट्स का इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन एजेंसीज से लीगली अप्रूव्ड होना मैंडेटरी है। अगर इन क्रिटिकल लाइफ सेविंग कंपोनेंट्स में माइनर सा भी मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉ हुआ तो इमरजेंसी के वक्त पूरी फैक्ट्री राख हो सकती है। किसी भी ऑल्टरनेटिव सिस्टम को OISD टेक्निकल कमिटी की स्ट्रिक्ट चेकिंग से गुजरना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, प्रोसेस यूनिट वाटर सिस्टम्स। अब हम टैंक फार्म के क्वाइट एरिया से निकलकर प्लांट के उस एक्टिव हिस्से में एंटर कर चुके हैं जिसे फैसिलिटी का धड़कता हुआ दिल या प्रोसेस यूनिट कहा जाता है। यहाँ ऑटोमेटिक वाटर स्प्रे फॉर गैस हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। 4 डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं यहाँ। पहला, LPG C4 और लाइटर एंड्स इन प्रेशर स्टोरेज वेसल्स। ये कैप्सूल शेप्ड वेसल्स बिना प्रॉपर कूलिंग के ब्लास्ट हो सकते हैं। दूसरा, LPG बॉटलिंग स्टेशंस, जहां लगातार सिलेंडर्स भरे जाते हैं और लीक रिस्क सबसे हाईएस्ट होता है। तीसरा, लोडिंग/अनलोडिंग गैंट्रीज, पंप्स, कंप्रेसर्स। यहां लगातार फ्रिक्शन और हीट जनरेट होती है जो इग्निशन सोर्स बन सकती है। और चौथा, सबसे यूनिक, हाइड्रोजन कंप्रेसर्स कनेक्टेड टू स्टोरेज। हाइड्रोजन गैस की आग ओपन हवा में आंखों से प्रैक्टिकली इनविजिबल होती है और ये बहुत फास्ट एक्सप्लोड करती है। इन चारों हैजर्ड एरियाज में ऑटोमेटिक वाटर स्प्रे का एग्जैक्ट नेटवर्क लगातार बिछाया जाता है। प्रोसेस यूनिट वाटर स्प्रे के दूसरे भाग को देखते हैं। पहला पॉइंट है अनइंसुलेटेड वेसल्स विद ग्रेटर देन 50 क्यूबिक मीटर्स कैपेसिटी, जो क्लास A या B लिक्विड होल्ड करते हैं। इंसुलेशन नहीं होने के कारण एम्बिएंट हीट या एक्सटर्नल फायर इनके केमिकल को डायरेक्टली बॉयल कर सकती है। सेकंड पॉइंट है हार्ड टू रीच वेसल्स फॉर मोबाइल इक्विपमेंट और हाइड्रेंट्स। अगर आग लगती है तो कन्फाइंड स्पेसेस या हाई जगहों तक मैनुअल हाइड्रेंट का होज ले जाना इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए वहां फिक्स्ड स्प्रे पाइपिंग पहले से सेट किया जाता है। थर्ड वाइटल पॉइंट, पंप्स अंडर पाइप रैक्स हैंडलिंग क्लास A प्रोडक्ट्स। इन ग्राउंड लेवल प्रेशर पंप से एक -C लीक भी होता है तो स्प्रे आग पकड़ सकती है जो डायरेक्टली ओवरहेड क्रिटिकल प्रोसेस पाइप्स को जला देगी। इसलिए यहाँ डेडिकेटेड स्प्रे प्रोटेक्शन एक एब्सोल्यूट मस्ट रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस यूनिट वाटर स्प्रे के कुछ और क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पहला है LPG/हाइड्रोकार्बन पंप्स ऑपरेटिंग अबव ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? अगर पंप का सर्कुलेटिंग लिक्विड पहले से ही ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पर है और वो लीक होकर हवा के डायरेक्ट ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है तो वो वायलेंटली बिना किसी भी स्पार्क के खुद ब खुद मैसिव फायरबॉल में ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ इंस्टेंटली ट्रिगर होने वाला स्प्रे सिस्टम जरूरी है। दूसरा, एयरफिन कूलर्स ऑन एलिवेटेड पाइप रैक्स। इन्हें ऊंचाई और आइसोलेटेड लोकेशन की वजह से हैवी स्प्रे सिस्टम से कवर किया जाता है ताकि हीट डिफॉर्म ना हो। और फाइनली, प्रोसेस कंप्रेसर्स फॉर C4/लाइटर एंड हाइड्रोजन। इन हैवी मशीनरीज पर हीट सप्रेशन कैपेबिलिटीज का होना स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है। अब एक प्रैक्टिकल डिजाइन प्रॉब्लम सामने आती है। हाउ डू वी प्रोटेक्ट मैसिव कॉलम्स टॉलर देन 45 मीटर्स? एक स्टैंडर्ड प्लांट में डिस्टिलेशन कॉलम्स 45 मीटर से भी बड़े होते हैं। इतनी वर्टिकल ऊंचाई पर अगर गैस लीक होता है और आग पकड़ता है तो वहां ग्राउंड लेवल हाइड्रेंट से पानी पहुंचाना ग्रेविटी की वजह से इम्पॉसिबल हो जाता है। इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड इसके 2 इफेक्टिव अप्रूव्ड सॉल्यूशंस देता है। पहला, हम कॉलम के सरफेस पर हर कुछ मीटर की इक्वल दूरी पर हॉरिजॉन्टल परमानेंट वाटर स्प्रे सर्कुलर रिंग्स सिक्योरली फिट करते हैं। पर अगर स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से रिंग्स पॉसिबल नहीं है तो हम रिमोट ऑपरेटेड फिक्स्ड एलिवेटेड फायर मॉनिटर्स का सहारा लेते हैं। कंट्रोल रूम से इन मॉनिटर्स को ऑपरेट करके एक हाईली डायरेक्टेड प्रेशराइज पानी की धार डायरेक्ट उस आइसोलेटेड 45 मीटर्स ऊंचे टॉपमोस्ट लीक पॉइंट पर फोर्सफुली हिट की जा सकती है ताकि हैजर्ड को वहीं अपर स्ट्रक्चर पर कंट्रोल किया जा सके। नेफ्था और गैस क्रैकर फर्नेसेस के आसपास जहां ह्यूज रोरिंग फ्लेम्स ओपन जलती हैं, वहां स्टैंडर्ड वाटर स्प्रे काम नहीं आता। यहां हम वाटर कर्टन सिस्टम का यूज करते हैं। इसका डिजाइन फ्लो रेट 37 लीटर्स पर मिनट पर मीटर होना ही चाहिए। जब हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर्स किसी लीक को डिटेक्ट करते हैं तो ये सिस्टम 37 लीटर्स पर मिनट पर मीटर के हिसाब से एक कंटिन्यूस पानी की दीवार बना देता है। ये फ्लोइंग पानी की ट्रांसपेरेंट दीवार लीक हुई सराउंडिंग गैस को ओपन फर्नेस की डायरेक्ट रेडिएंट हीट सोर्स तक पहुंचने से ब्लॉक कर देती है और इंस्टेंट एक्सप्लोजन को रोक लेती है।
सेक्शन 5 पर चलते हैं, क्लीन एजेंट एंड डीसीपी। अब हम प्लांट के नर्व सेंटर की बात करते हैं, जहां एक सिंगल बोन पानी का इस्तेमाल कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। ये क्लीन एजेंट फायर सप्रेशन नेटवर्क इन सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट करता है। कंट्रोल रूम, सैटेलाइट रैक रूम और आईएस डेटा सेंटर। यहां अगर हम नॉर्मल वाटर यूज करें तो करोड़ों रुपए के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। इसलिए यहां हम कंप्लीटली ड्राई, रेसिड्यू फ्री क्लीन एजेंट गैसेस का यूज करते हैं। यह सिस्टम NFPA स्टैंडर्ड 2001 को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। इसमें 2 और बड़ी चीजें अकाउंट करनी पड़ती हैं। पहला, पर्सनल हैजर्ड्स एंड इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस। गैस इतनी सेफ होनी चाहिए कि अंदर बैठे ऑपरेटर्स एस्फिक्सिएट ना हो। और दूसरा, एनवायरनमेंट। गैस इतनी प्योर होनी चाहिए कि वो क्योटो एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स और MOEFCC की एनवायरमेंटल गाइडलाइंस को अडहियर करे ताकि ओजोन लेयर डैमेज ना हो। प्लांट का फाइनल लिक्विड प्रोडक्ट टैंक वैगन्स और टैंक ट्रक्स के जरिए बाहर निकलता है, जिसे TW गैंट्रीज कहते हैं। ये एक्सट्रीम लंबे मेटालिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां स्प्लैश रिस्क होता है। अगर इमरजेंसी में इन प्योर लंबे स्ट्रक्चर्स पर एक साथ पानी डाला जाए तो मेन वाटर नेटवर्क का प्रेशर कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए इन गैंट्रीज को स्ट्रिक्ट डायमेंशंस वाले सेगमेंट्स में ब्रेक किया जाता है। एक सेगमेंट की लेंथ मैक्सिमम 15 मीटर्स होती है और इसकी विड्थ मैक्सिमम 12 मीटर्स होती है। अब पानी की अल्टीमेट रिक्वायर्ड वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए हम सिंगल रिस्क कैलकुलेशन क्राइटेरिया यूज करते हैं, जिसमें हम स्ट्रांगली अज्यूम करते हैं कि इन प्योर स्ट्रक्चर में से किसी भी 3 लार्जेस्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में एक ही एग्जैक्ट साथ आग लगी है। उस वर्स्ट केस थ्योरेटिकल वॉल्यूम कैलकुलेशन के बराबर अंडरग्राउंड पानी नेटवर्क उस जोन के लिए हमेशा रेडी रखा जाता है। प्लांट में हर जगह एक ही सप्रेशन रूल ब्लाइंडली फिट नहीं होता। एक तरफ है स्टैंडर्ड सप्रेशन, वाटर/फोम बेस्ड सिस्टम्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स, जो आमतौर पर हाइड्रोकार्बन्स की आग सेफली बुझाने के लिए यूनिवर्सली एस्टैब्लिश्ड बेस्ट चॉइस हैं। लेकिन दूसरी तरफ है ड्राई केमिकल ऑटोमेटिक DCP फ्लडिंग फॉर वाटर रिएक्टिव मटेरियल्स लाइक टील, जो NFPA-17 स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। टील एक एक्सप्लोसिव वाटर रिएक्टिव केमिकल है। अगर टील में आग लगती है और गलती से आपने वहां पानी डाल दिया तो वो पानी के साथ इतना विगरसली रिएक्ट करेगा कि एक डायरेक्ट सिवियर केमिकल ब्लास्ट पैदा होगा। इसलिए वहां कंप्लीटली मॉइस्चर फ्री ऑटोमेटिक DCP फ्लडिंग सिस्टम परमानेंटली इंस्टॉल्ड होता है, जो फाइन ड्राई पाउडर फ्लड करके आग को सेफली चोक कर देता है। और अब हमारे आखिरी हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 6, कोल एंड क्रायोजेनिक हैजर्ड्स। कई मेगा हैवी फैसिलिटीज में अपना डेडिकेटेड कैप्टिव पावर प्लांट होता है, जहां मैसिव कोल जलाया जाता है। यहाँ का फायर प्रोटेक्शन सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप कवर होता है। ग्राउंड फ्लोर पर हम फायर हाइड्रेंट्स, वेटराइजर्स और होज रील्स डिप्लॉय करते हैं। लेकिन पावर प्लांट्स का आर्किटेक्चर आमतौर पर इनहेरेंटली हाईली वर्टिकल होता है। जब बात आती है टॉल स्ट्रक्चर्स की, तो वहाँ फायर वाटर मॉनिटर्स फॉर स्ट्रक्चर्स ग्रेटर देन 15 मीटर्स हाइट यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि मैनुअल हैवी होजेस ग्रेविटी की वजह से ग्रेटर देन 15 मीटर्स हाइट पर फेल हो जाएंगे। इसके बाद आता है सबसे एक्सप्लोजिव हॉट जोन। वहाँ हम ऑटोमेटिक हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे फॉर बॉयलर बर्नर फ्रंट्स यूज़ करते हैं। फाइन फ्लेमेबल कोल डस्ट पाउडर वहाँ प्रोसेस हीट के लिए इंजेक्ट किया जाता है, और अगर कोई इंटरनल रिवर्स ब्लोबैक होता है तो ये ऑटोमेटिक हाई वेलोसिटी स्प्रे उस हैजार्ड को इंस्टेंट और हैवी सप्रेशन से रोकता है। कोल साइलोज में हजारों टन क्रश्ड कोयला स्टोर होता है। यहाँ आग बहुत डीप सीटेड और अग्रेसिवली हिडन होती है। इस आग को बुझाने की 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, डिप्लॉय मैनुअल मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे। ये सरफेस को ठंडा करता है। स्टेप 2, मिक्स सूटेबल UL अप्रूव्ड वेटिंग एजेंट वाया प्रोपोर्शनर। प्लेन पानी माइक्रो कोल डस्ट सरफेस पर पेनिट्रेट नहीं करता, इसलिए हम इनलाइन प्रोपोर्शनर के थ्रू पानी में UL अप्रूव्ड वेटिंग एजेंट मिक्स करते हैं। ये वेटिंग एजेंट पानी का सरफेस टेंशन कंप्लीटली तोड़ देता है, जिससे पानी डीप अंदर क्रैक्स तक स्मूथली पेनिट्रेट करके उस हॉट एम्बर को ठीक से ठंडा कर देता है। स्टेप 3, एक्टिवेट वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम फॉर ओपन कोक/कोल कन्वेयर्स। कांस्टेंट मूविंग कन्वेयर बेल्ट स्ट्रक्चर्स पर लीनियर वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम लगातार एक्टिवेट किया जाता है ताकि माइनर रोलर फ्रिक्शन आग तुरंत क्वेंच हो सके। अब हम उस दूसरे एक्सट्रीम एंड की बात करते हैं, फ्लेमेबल क्रायोजेनिक लिक्विड्स। ये लिक्विफाइड गैसेस होती हैं, maintained at extremely low temperatures, typically less than -150 degrees Celsius, which pose a massive expansion hazard. ऐसे extreme deeply frigid temperatures पर gases condense होकर liquid form में heavily densify हो जाती हैं और easily store हो जाती हैं। पर इसका सबसे बड़ा natural physical खतरा क्या है? अगर इनका secure insulated containment system fail हो जाता है और -150 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड बाहर की नॉर्मल गर्मी के सराउंडिंग कॉन्टैक्ट में नेचुरली आता है, तो ये एक्सट्रीम नेचुरली बॉयल वायलेंटली होकर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स नेचुरली डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्योरली एक्चुअली एक्सपैंड वायलेंटली डायरेक्टली हो जाता है। ये एक्सट्रीमली रैपिड डायरेक्ट वॉल्यूम गैस एक्सपेंशन एक एक्सप्लोसिव वेपर क्लाउड हैजर्ड प्योरली पैदा करता है, जिससे स्ट्रिक्टली प्रॉपर्ली मिटिगेट करना बहुत जरूरी है।
अगर प्रैक्टिकली फैसिलिटी में कोई कैटास्ट्रॉफिक क्रायोजेनिक ओपन कंटेनमेंट स्पिल हो जाता है तो हमारी मेजर्स और लाइन ऑफ डिफेंस क्लियर हैं। पहला, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स और स्पेशलाइज्ड कोल्ड रेटेड थिक हैवी पीपीई का इस्तेमाल। दूसरा, आपका फायर वाटर नेटवर्क / हाइड्रेंट्स एंड मॉनिटर्स पूरी तरह इंस्टेंटली प्रेशराइज्ड और प्रॉपर्ली रेडी होने चाहिए। पर सबसे बड़ा डिफेंस है पॉइंट नंबर 3, फोम सिस्टम, जैसे कि पोर्टेबल / फिक्स्ड हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर। जब DWST यानी डबल वॉल स्टोरेज टैंक की बड़ी आउटर डाइक्स में क्रायोजेनिक स्पिल का ठंडा लिक्विड जमा हो जाता है तो वहां हम सीधा पानी नहीं डालते, हम ये हाई एक्सपेंशन फोम सिस्टम यूज करते हैं जो लिक्विड के टॉप पर एक डेंस इंसुलेटिंग थर्मल ब्लैंकेट क्रिएट करता है। ये ब्लैंकेट वार्म हवा को लिक्विड को फर्दर गर्म करने से शार्पली ब्लॉक कर देता है और प्रोटेक्शन फॉर DWST डाइक्स और अंडरग्राउंड लिक्विड ट्रांसफर पंप्स को नेचुरली और स्ट्रिक्टली कवर करता है। तो दोस्तों, हमने प्रैक्टिकली प्लांट के एक्सटर्नल फेंस लेआउट से लेकर इनर हैजर्डस जोन्स की सारी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और रूल्स ध्यान से देख लिए। अब मैं आपसे ये सबसे प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉजिकली पूछना चाहता हूँ। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज एग्जैक्ट डिजाइन क्राइटेरिया, इज योर प्लांट ट्रूली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो? हमने स्ट्रिक्टली आउटर बाउंड्री से लेकर इंटरनल रूफ सिंकिंग सिनेरियोज तक, हमने एक्सट्रीम ऑपरेशनल हीट वाले ऑटो इग्निशन पंप से लेकर एक्सट्रीम -150 डिग्री सेल्सियस की डीप फ्रीजिंग हैजर्ड्स तक हर क्रिटिकल इंजीनियरिंग और सेफ्टी डिजाइन एस्पेक्ट डीपली एनालाइज कर लिया। प्लांट की अल्टीमेट फिजिकल सेफ्टी सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोहे से नेचुरली नहीं आती। ये सेफ्टी आती है इन स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स और रिगरस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को ग्राउंड जीरो पर प्रॉपर्ली और एक्टिवली ठीक से लागू और मेंटेन करने से। एडवांस प्लांट ऑपरेशंस में प्रिपरेशन ही सबसे बड़ा सेफ्टी टूल है।